अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है वॉइस में? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसका एक टॉपिक रह गया था CPM, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ मेथड। जो हमारे पास टास्क गिवन हो, लेकिन जो हमारी वेडनेसडे को स्केड्यूल क्लास है, जो ऑन कैंपस क्लास है, उसमें वो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन है और उसका पूरा चार्ट बनेगा, वो ड्रॉ होगा। इसलिए मैंने उस टॉपिक को वहाँ पे, तो एक ही टॉपिक रह गया हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पाथ मेथड। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको क्लास में करवाऊंगी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और जब तक मीनवाइल मैंने सोचा कि हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे आज से। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, क्योंकि हम फेजेस बाय फेजेस चल रहे हैं, हमने प्लानिंग देखी है, हमने एनालिसिस देखा कि एनालिसिस में हम किस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। देन जो चीज़ें हमने ड्रॉ की होती है, उसके बाद हम क्लास डायग्राम ड्रॉ करते हैं डिज़ाइन फेज में। व्हेन डिज़ाइन हैज़ बीन कंप्लीटेड, हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर बिल्ड हो चुका होता है कि टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या होगा, डेटाबेस किस तरीके से बनेगी, मीन्स पेपर वर्क ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, वो हमारे पास होता है कोडिंग का, जिसमें हमने जो चीज़ डिज़ाइन की होती है, उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम कोड राइट डाउन करते हैं। वन जैसे जैसे हम कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा होता है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है हमारे पास, दैट फेज इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कि कब कौन से फेज में हमें कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। So testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end users. जो मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वो ये है कि हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी फंक्शन को टेस्ट करें और एज मच एज पॉसिबल एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, सो दैट जब कोई चीज़ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है, मीन्स अभी हमारे अपने हैंड में है, हमारे डेवलपमेंट हाउस के अंदर है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी एक मॉड्यूल लिखा, एक मेथड लिखा, एक प्रोग्राम राइट डाउन किया, हम उसको टेस्ट करें और उसमें उसको राइट डाउन करते हुए जितने भी बग्स, जितने भी एरर्स आइडेंटिफाई हमारे पास हो रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर सकें, उनको करेक्ट कर सकें और बार बार टेस्ट करते रहें until तमाम के तमाम एरर जो है वो अनकवर ना हो जाए। ठीक है, तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि अभी टेस्टिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कस्टमर को, जो एंड यूज़र है, उसको डिलीवर करने से पहले जितने भी एरर्स हैं, वो हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही हम जो है उसको सॉल्व कर लें, सो दैट जब कोई चीज़ कस्टमर के पास जाए तो वो एरर कम हो जाए। बट टेस्टिंग शोज, इनिशियल फेज में जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको एरर्स आइडेंटिफाई होना शुरू होंगे। जब आप उन एरर्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं, तो स्टार्ट में जब टेस्टिंग करेंगे तब तो स्टार्ट में तो एरर ही आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन जब आप उन एरर्स को कंसीडर करेंगे, उन एरर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो आपके पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स कन्फर्मेंस, यानी कि जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप उन रिक्वायरमेंट को कंफर्म करते चले जाएंगे जब वो एरर्स सॉल्व होते चले जाएंगे। जब रिक्वायरमेंट कंफर्म होना शुरू होंगी, तो आपको परफॉर्मेंस नज़र आएगी, आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस नज़र आएगी, रिलायबल है, आपके पास डिफरेंट जो फीचर्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, अवेलेबल है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, यूजेबल है। तो परफॉर्मेंस का इंडिकेटर आपको मिलेगा इस फेज पे। एंड देन जब परफॉर्मेंस नज़र आएगी, सो दैट वुड बी देन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी। इट मीन्स नाउ यू आर डेवलपिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। स्टार्ट में जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, सो स्टार्ट में एरर ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उन एरर्स को सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, तो आपको एट द एंड लॉन्ग टर्म में क्वालिटी नज़र आएगी। और साथ साथ जैसे आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा आप टेस्टिंग में मेच्योर होते चले जाते हैं,
उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके प्रोसेसेस भी मेच्योर होते चले जाते हैं, क्योंकि जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें एरर्स को सॉल्व करना है, तो जब आप एरर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दैट सॉल्विंग इज़ नॉट जस्ट कि आप करेक्शन कर दें अपने कोड में, आप वो प्रोसेस को भी देख रहे होते हैं कि उस एरर का मेन रूट कॉज क्या है। तो इट मीन्स यू आर अपडेटिंग योर डिज़ाइन, अपने एनालिसिस को भी आप अपडेट कर रहे हैं। तो साथ साथ आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो टेस्टिंग कर रहा होता है उसका मेन पर्पस ये है कि आपका ये एप्लीकेशन तो एरर फ्री हो जाए। उसके बाद फ्यूचर में जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई और प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, तो जो एरर्स अभी आ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम ना आए। सो दैट आप क्या कर रहे हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या एरर आने के चांसेस क्या क्या हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो चीज़ वो प्रॉब्लम दोबारा से अकर ना हो। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज ऑफ एनी एरर। कोई भी एरर अगर आ रहा है तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या कोड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, डिज़ाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, एनालिसिस में प्रॉब्लम है, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेस का वो एरर है। Okay, again, the debate here is that who will test the software. We have developer as well and we have independent tester as well. ठीक है, जो QA वाले होते हैं यूजली हम उसको कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट टेस्टर है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी तरीके से सिस्टम को मैं ब्रेक कर सकूं, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो सके उस सिस्टम में, मैं इस तरीके से करूं कि कोड कहीं ना कहीं फटे। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट यूजर। जिसको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ही हैज़ टू लर्न द सिस्टम, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, क्योंकि उसने सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया, वो क्यूए या टेस्टिंग का स्पेसिफिक पर्सन है, जिसका मेन काम ये है कि उस एप्लीकेशन को इस तरीके से टेस्ट करे कि एप्लीकेशन किसी ना किसी तरीके से ब्रेक हो सके। ठीक है, और डेवलपर कौन है, जो एक्चुअल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा है, उसको सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है उसी का अपना कोड है। ही नोज ईच एंड एवरी, जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो डेवलपर को पता है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, सिस्टम की पूरी नॉलेज है, सिस्टम का फ्लो पता है, बट विल टेस्ट जेंटली एंड इज ड्रिवन बाय डिलीवरी। बट जो उसकी टेस्टिंग होगी वो जेंटली टेस्टिंग होगी, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा डेवलपर का कि एज मच एज एरर जो आइडेंटिफाई हो सके वो हो जाए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होगा कि बस मेरी जो डेडलाइन है वो मीट हो जाए और बस किसी तरीके से डिलीवरी हो जाए। बाकी अगर कुछ एरर्स रन है, बिकॉज ही नो द सिस्टम, उसने कोड राइट डाउन किया, उसको पता है कि कहाँ पे क्या क्यूरी रन करने पे कोड फट सकता है, तो वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है उसको पता है कि मैंने किया। एक तो ये कि अगर कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है या कहीं पे कोई चीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो एक तो ये कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे कि उसको करेक्ट भी मुझे करना पड़ेगा। और अभी मेरे पास ऑलरेडी और डेडलाइंस है जो मुझे मीट करनी है, इसको बाद में देखेंगे। बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट, जो हमने पहले भी पढ़ा था, कि जब हम किसी चीज़ को, किसी फेज का एरर उसी फेज के अंदर रिजॉल्व नहीं करते, तो आगे वाले फेज के लिए वही एरर बग बन जाता है या डिफेक्ट बन जाता है, और उसको ठीक करने की कॉस्ट और टाइम उस पहले वाले फेज से बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियल बेसिस पे बढ़ जाती है। तो डेवलपर अंडरस्टैंड द सिस्टम, सिस्टम की नॉलेज है, सिस्टम का फ्लो पता है, ईच एंड एवरीथिंग इसको पता है, लेकिन सिस्टम को टेस्ट कैसे करेगा, जेंटली टेस्ट करेगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इतने ज़्यादा एरर जो है वो ना आइडेंटिफाई हो, बस किसी तरीके से निकल जाए एप्लीकेशन, सो दैट डिलीवरी हो सके। जबकि इंडिपेंडेंट टेस्टर, क्योंकि उसने सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया, सिस्टम डेवलप नहीं किया, तो उसको सिस्टम को पहले सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, बट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक इट एंड इज ड्रिवन बाय क्वालिटी। और इंडिपेंडेंट टेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी ना किसी तरह कोड में क्वालिटी अचीव होनी चाहिए। उस क्वालिटी अचीव करने के लिए जितने एरर्स आ रहे हैं, उस एरर्स को हम बार बार डेवलपर को रिपोर्ट करें कि ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉर्ट आउट करें, ठीक करें, फिर वो दोबारा टेस्ट करेगा। अनटिल एंड अनलेस आपका इंडिपेंडेंट टेस्टर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए, वो एप्लीकेशन आगे जो है वो फॉरवर्ड नहीं होती फॉर डिलीवरी। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये टसल भी चल रही होती है डेवलपर और टेस्टर्स के बीच में। वो टसल क्या होती है, डेवलपर्स को ये लग रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की होती है, वो उस चीज़ को बाईपास कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या एरर्स हैं, क्या लिमिट, तो वो उस तरफ टेस्ट करते ही नहीं है, उसको बहुत ही ज़्यादा इतना जो है वो जेन्युइनली टेस्ट नहीं करते होते, वो आगे पास कर देते हैं कि हाँ ओके है। क्योंकि ज़ाहिर है पहले जब एक चीज़ मेरे पास है, वो क्यूए के पास तो बाद में जाएगी ना, जब तक उसको डेवलपर जो है वो ओके नहीं करेंगे, उसके बाद वो जाएगी। जब डेवलपर्स ने ओके कर दिया कि ठीक है, जो कोड राइट डाउन है वो ठीक है, नाउ नेक्स्ट फेज पे जाएगा जो क्यूए डिपार्टमेंट है।
फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंट टेस्टर उसको चेक करेंगे। तो क्यूए के पास कब जाता है, जब डेवलपर्स ओके कर दे। लाइक मेरा कोड है, मैंने राइट डाउन किया, मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे जो है वो बंद किए हैं कोड में, मुझे पता है, आई नो। तो मैं उस चीज़ को बाईपास करके आगे फॉरवर्ड कर दूंगी कि मेरे पास अभी ऑलरेडी बहुत टास्क है, अब मुझे पता है, मैं उसको ठीक करने बैठे हूँ, मैं बाद में देखूंगी। मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब जब वो इंडिपेंडेंट टेस्टर उसको टेस्ट करेगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एज मच एरर एज पॉसिबल हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब वहाँ पे जब एरर्स आइडेंटिफाई होना शुरू होंगे तो वो एक चीज़ होता है ना कि डेवलपर को फील होगा कि मैंने तो इस चीज़ को बाईपास कर दिया, लेकिन वहाँ से एरर्स आइडेंटिफाई हो गए। तो वहाँ पे डेवलपर क्या चीज़ कह रहा होता है कि ये जानबूझ के मुझे लेट डाउन करने के लिए एरर्स आइडेंटिफाई करे, हालांकि ये एरर नहीं है, ये नेटवर्किंग एरर है, ये कंपैटिबिलिटी एरर है, मेरे पास तो ये सही चल रहा है। एक्चुअली इट इज़ नॉट द राइट आंसर कि मेरे पास तो सही चल रहा है। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो सही चल रहा था। आपको कस्टमर के पूरा एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग, हार्डवर्क, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हार्डवेयर क्या होगा कस्टमर के पास, नेटवर्क कौन सा होगा, कौन से ब्राउज़र पे चलना है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि कंपैटिबिलिटी हो। और फिर इंडिपेंडेंट टेस्टर क्या कह रहा होता है कि डेवलपर ने इसको बाईपास कैसे कर दिया, किसी ना किसी तरीके से मुझे इसको एरर को निकालना है। तो वो दोनों इन डिपार्टमेंट के बीच में, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और क्यू डिपार्टमेंट में अक्सर ये टसल चल रही होती है, और ये पर्सनल भी हो जाते हैं बहुत ओकेजन्स पे। इंडिपेंडेंट टेस्टर चाह रहा होता है कि किसी तरह इस डेवलपर के कोड में एरर हो, और डेवलपर चाह रहा होता है कि मैं बस इसको बाईपास कर दूँ। या अगर टेस्टर ने कोई बग या कोई इशू जो है वो आइडेंटिफाई किया है तो उसने डेलिबरेटली किया, ये है नहीं, मुझे लेट डाउन करने के लिए किया है। तो ये इश्यूज भी हमें देखने पड़ते हैं कि इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सो वी हैव डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टेस्टिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट की क्या मीनिंग है, वन। ठीक है, सो यूनिट टेस्टिंग क्या कह रही होती है हमें कि हमने कोई एक मॉड्यूल लिखा, एक मॉड्यूल या कोई एक छोटा सा मेथड लिखा। लेट सपोज मैं एक एप्लीकेशन आपको देती हूँ, मैंने कैलकुलेटर की एक एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, उसमें मैंने एक मेथड बनाया एडिशन का, एक मेथड मैंने बनाया मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन, जो बेसिक फंक्शंस हैं कैलकुलेटर के। वन बाय वन मैंने मेथड्स क्रिएट किए, और हर उस मेथड को मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। सो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। कि मैंने एक सिंपल सा मॉड्यूल लिखा, चाहे उसमें 2-3 लाइन्स ऑफ कोड क्यों ना हो, मैंने उसको टेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन है, सो मैंने सब्सट्रैक्शन वाले को टेस्ट किया, कोड लिखा, पहले उसको रन किया, और रन करके उसके पे टेस्टिंग परफॉर्म कर दी। ठीक है, सो यूनिट टेस्टिंग बेसिकली मेरे पास टेस्टिंग की क्या टाइप है, जिसमें हम स्मॉल पीसेस ऑफ कोड को, जो चंक्स ऑफ कोड है, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। एक छोटा सा मॉड्यूल लिखा, एक छोटा सा मेथड लिखा, उसको टेस्ट कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में डिफरेंट मेथड्स बनाए: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, टेन, अगर हम साइंटिफिक की तरफ जाने तो बहुत सारे मेथड्स बनाए। अब मैं हर उस मेथड को, जैसे एडिशन वाला मेथड है, उसको मैं डिफरेंट वैल्यूज देकर चेक कर रही हूँ। एक को इंटीजर, दूसरे को इंटीजर, एक को इंटीजर, दूसरे को फ्लोट, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट टेस्ट कर रही हूँ। तो मीन्स डिफरेंट वैल्यूज इनपुट देकर मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। एक में 0 दे दिया, एक में कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, एक में नेगेटिव दे दिया, एक में कोई पॉजिटिव दे दिया, फिर रिजल्ट चेक कर रही हूँ। सो दैट इज इन यूनिट टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल। व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? अब मैंने एडिशन पे भी सारे पॉसिबल इनपुट देके टेस्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन वाला जो मेथड है उसको भी सारे पॉसिबल वैल्यूज देके, जो हो सकती हैं, जो बाउंड्री वैल्यूज है, वो सारी बाउंड्री वैल्यूज देके टेस्ट कर दिया। वन बाय वन तमाम मॉड्यूल्स को यूनिट टेस्ट कर दिया मैंने। अब जब वो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स अलग अलग रन कर रहे थे, नाउ वी विल टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज दैट कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, या जो अलग से मॉड्यूल्स इंडिविजुअली चल रहे थे, जो टेस्ट हो गए थे, अब जब हम उनको आपस में एक दूसरे को के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आफ्टर इंटीग्रेशन भी वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेट सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने पहले एक लॉगिन का मेथड बनाया, और मैंने उसको टेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन का एक अलग मॉड्यूल बनाया। ज़ाहिर है पहले रजिस्टर होगा यूज़र, फिर ही लॉगिन होगा। मैंने उस रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को भी टेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने होम पेज बनाया। अब ये सब अलग अलग बनाए मैंने, अलग अलग बना के अलग अलग टेस्ट कर दिया।
नाउ यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, कंप्लीट हो गई, हर इंडिविजुअल मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो एरर्स है वो हमने सॉर्ट आउट करके यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर दिया, अब हर इंडिविजुअल मॉड्यूल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। द नेक्स्ट फेज इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब मैं रजिस्ट्रेशन वाले उससे कि जब वो यूजर लॉगिन और पासवर्ड अपना पूरा फॉर्म फिल एंटर करने के बाद रजिस्टर हो जाए, रजिस्टर का बटन क्लिक होते ही मेरी वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस पे जाए और उसको डायरेक्ट नेविगेट कर ले लॉगिन पेज पे। मीन्स अब पहले जो मॉड्यूल्स अलग अलग चल रहे थे अब वो पूरा एक फ्लो में चल रहा है। अब वो रजिस्टर के बाद लॉगिन पेज पे गया, लॉगिन पे उसने अपने यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, वो डेटाबेस से रिट्रीव करेगा, अगर वो ट्रू हो गया तो वो क्या करेगा, उसको होम पेज पे ले जाएगा। तो दैट इज जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, अब आपस में जब हमने उनको इंटीग्रेट किया तो आफ्टर इंटीग्रेशन वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्ट, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है मेरे पास, अभी हमने क्या किया, मॉड्यूल्स को आपस में एक साथ इंटीग्रेट किया। द नेक्स्ट फेज इज अगर कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है या कोई और कंपोनेंट है जो उस एप्लीकेशन में, या हमने कोई एपीआई उठाई है लेट्स सपोज जो उसमें ऐड ऑन हो रही है, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, अब उसके लिए हमने जो है वो था उसका कार्ड रीड कर रहे हैं, जैसे ही वो अपना कार्ड स्वैप करे तो वो जो कार्ड स्वैप करने का जो हार्डवेयर है उसको भी अपनी एप्लीकेशन में हमने इंटीग्रेट कर दिया। उस हार्डवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर चल रहा है जो अटेंडेंस को मार्क कर रहा है कितनी देर बाद आफ्टर 9:15 अगर कार्ड स्वैप हुआ है तो वो लेट कंसीडर होगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आएंगी, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग ईच एंड एवरीथिंग पूरा सिस्टम, जिसमें कोड भी होगा, प्रोग्राम्स भी होंगे, आपका हार्डवेयर भी होगा, आपका सॉफ्टवेयर भी होगा, नेटवर्किंग, ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम। तो आप पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट कर रहे होंगे। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है, तो उसमें अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट ऐड करवा रही हूँ, तो वो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है। प्रोडक्ट, एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड हुई मेरे पास, अब मैंने चेक किया कि वो स्टॉक पे शो हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होगी कि मैं एज ए यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ऐड टू कार्ट, पहले मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैंने कोई विश लिस्ट बनाई है, मैंने कोई जो प्रीवियस लिस्ट थी, जो प्रीवियस आइटम मैंने परचेज, तो ये इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आपस में एक साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। थर्ड वन इज सिस्टम टेस्टिंग पे क्या चीज़ आएंगी, लेट सपोज मैंने अपनी पूरी प्रोडक्ट जो भी चीज़ें ऐड करनी थी अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने नेक्स्ट जो है वो अब क्या हो रही है, बिलिंग हो रही है। अब बिलिंग के लिए वो सारी प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास बार कोड रीडर से रीड हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर भी कनेक्ट हो गया। अब मैं देख रही हूँ कि वो बार कोड रीडर उसको प्रॉपरली रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट वुड बी द सिस्टम टेस्टिंग, कंप्लीट सिस्टम जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग ईच एंड कंपोनेंट्स एपीआई सबको आपस में इंटीग्रेट करके हम पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट हमारे पास वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, हम वैलिडेट कर रहे हैं कि एंड यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई या नहीं हुई। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैलिडेशन टेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ डिज़ाइन अप्रोच, जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ हमारे पास यूज होती है जो हमारे पास स्लाइड्स में नहीं है, बट आई थिंक मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, वो होती है कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग एंड कोहेजन, ठीक है। कपलिंग क्या है, coupling is basically connectivity between, coupling is, it can be defined as connectivity among modules। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में डिफरेंट मेथड हैं, एक मेथड 1 है, 2 है, या ABCDEF। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं, अच्छा कोहेजन की भी मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर इनको फर्दर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। कोहेजन क्या कह रही है हमें, कैन बी defined as single functionality modules। लेट्स सपोज जैसे आप पीएफ से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जब आपने मेथड्स नहीं पढ़े होंगे पीएफ में तो सबसे पहले आप सारा काम मेन मेथड में कर रहे होंगे।
ठीक है, मेन मेथड में ही जो है वो एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप काम कर रहे होंगे। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। हम सीक्वेंशियल ऑर्डर के साथ साथ वी कैन वर्क ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट एज वेल, वी कैन वर्क ऑन लूपिंग स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, तो उसी पे हमें एक चीज़ आती है कि हम क्यों ना मेथड्स बना के काम करें। अब वो मेथड्स क्या होते हैं, या जो फंक्शन सिंगल फंक्शनैलिटी टास्क, 2 नंबर को ऐड करना है, तो उसका उसको भी डायरेक्ट मेन में करवाने के बजाय हम क्या करेंगे, एक एडिशन का मेथड बना देंगे और उस मेथड को मेन से कॉल करवा देंगे। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो वो सारा काम सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेन में करने के बजाय हम अलग अलग मेथड बनाते जाएं, और हर मेथड को अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी, जो नेम वर्ब फ्रेज हमने उसको दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली उसमें काम हो, सारा काम मेन में ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम मेथड्स बना रहे थे। दैट वाज कोहेजन। कोहेजन इज दैट कि हम कोहेसिव मेथड्स बनाएं। कोहेसिव मेथड बनाने का पर्पज ये है कि अगर मैंने एडिशन का एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने एडिशन रखा है, तो वो मेथड जो नाम मैंने रखा है उसके अकॉर्डिंगली एडिशन ही परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा ना हो कि मैंने कोई मेथड ही नहीं बनाया, मेन के अंदर ही एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, स्क्वायर रूट भी हो रहा है, यानी कि मेरे पास क्या है, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है और मैंने मेन का मेथड कॉल कर दिया, मतलब मेन का मेथड मैंने प्रोग्राम रन किया। अब उस मेन के अंदर 50 काम हुए हैं, मुझे उसमें से सिर्फ एडिशन वाला काम चाहिए। लेकिन क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर है तो वो 50 के 50 सारे के सारे काम परफॉर्म होंगे। वो मुझसे एडिशन के लिए 2 नंबर लेगा, उनको ऐड करके एंटर कर देगा, फिर वो मुझसे सब्ट्रैक्शन वाला भी लेगा, मुझसे स्क्वायर रूट, जबकि मेरे लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि हम सिंगल फंक्शनैलिटी मॉड्यूल्स बनाएं, जिसमें मेथड्स बनाएं और हर मेथड एक ही काम कर रहा है। लेट सपोज जैसे हमने स्टूडेंट की ग्रेड, जैसे स्टार्ट में हम पीएफ पढ़ा रहे होते हैं, तो जब मेथड्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमने कहा कि पहले हम स्टूडेंट की तमाम जो कोर्सेज के मार्क्स हैं वो इनपुट ले लें। पहले वो काम मेथड्स में नहीं हो रहा था, तो मेन में ही हो रहा था डायरेक्ट। उसी में हम जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करें और उसी में हम ग्रेड निकाल दें। अब जब मेन मेथड हुआ, वो 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट ले रहा है, परसेंटेज निकाल रहा है, ग्रेड भी निकाल रहा है। अब लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए, मुझे ग्रेड से काम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेन के अंदर है, वो सारी चीजें परफॉर्म करेगा, तो मेरे लिए तो वो यूजलेस है। तो हमने क्या किया, हमने 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट ले लिए। अब उसके लिए हमने अलग मेथड बना दिया जो 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट ले रहा है, और उसका जो सम आ रहा है उसको वो परसेंटेज में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। परसेंटेज निकालेगी और परसेंटेज निकालने के बाद उस परसेंटेज को ग्रेड के मेथड में का पास कर देगी। ग्रेड का मेथड उस परसेंटेज की बेसिस पे ग्रेड डिसाइड करेगा और वापस मेन में भेज देगा। अब मेन में ये डिसाइड होगा कि उस स्टूडेंट का ग्रेड जो है, मतलब वो नेक्स्ट उसके लिए सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स बना दिए। सो दैट इज कॉल्ड कोहेजन। हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन है वो, हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन जिसमें हर टास्क के लिए हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बना रहे हैं। दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन। और अगर आप मेन के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो एप्लीकेशन हाईली कोहेसिव नहीं है, बल्कि लूजली कोहेजन है, या कोहेजन अकर ही नहीं हो रही उसमें, क्योंकि सारा काम मेन में हो रहा है। जब जब एप्लीकेशन रन होगी, पूरी 200 की 200 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी, जबकि मुझे सिर्फ 10 लाइन ऑफ कोड का काम है, लेकिन एग्जीक्यूट पूरी 200 लाइन ऑफ कोड होंगी। और अगर लेट सपोज 500 या 1000 है तो सबकी सब, क्योंकि हमारे पास मेथड्स ही नहीं है। मेथड्स बनाने का मेन पर्पज ही है रीयूजेबिलिटी। एक तो ये कि आप बार बार यूज कर सकें और जो स्पेसिफिक टास्क आपको चाहिए आप उसी को कॉल कर सकें। तो दैट इज कोहेजन। कपलिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपस में मॉड्यूल्स एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपस में मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्टिविटी कितनी है। बेस्ट डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, लूज कपलिंग एंड हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने जा रहे होते हैं, तो बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल इज दैट मॉड्यूल शुड बी लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब ये कि टाइटली बाउंड ना हो एक दूसरे से, टाइटली कपल ना हो तो सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन अप्रोच। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम में 50 मेथड्स हैं, लेट सपोज मैंने 50 मेथड्स बनाए, अब वो 50 मेथड सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सब एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, एक से तीन तीन मेथड कॉल हो रहे हैं, मीन सब लूजली टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक एक मेथड है। ठीक है, मेरे पास ये एक मेथड है,
ये मेरी एप्लीकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैंने राइट डाउन किए। ठीक है, एक तो ये कि ये सब मेन का एक मेन मेथड हो जो इन सबको कॉल कर रहा हो। एक तो ये डिजाइन हमारे पास अप्रोच है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेथड इसको भी कॉल कर रहा है, ये इसको भी कॉल कर रहा है, ठीक है, अब ये वाला मेथड इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, ये समहाउ इसको कॉल कर रहा है, और ये वाला मेथड लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि इसको कॉल करता हूँ। हम इसको कह रहे हैं कि ये लूजली कपल्ड एप्लीकेशन है, सॉर्ट ऑफ लूजली कपल्ड है, जिसमें कुछ मेथड आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, मेथड मेथड से कनेक्ट है कर रहा है, इट मीन्स एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, कनेक्टिविटी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, बाय कॉलिंग ईच अदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाली मेथड इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी कॉल कर रहा है, इसको भी कॉल कर रहा है, सिमिलरली ये वाला मेथड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी कनेक्टेड है, और देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही है, ये सब आपस में मेथड एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, सब आपस में एक दूसरे से मेथड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। और टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन कैसी एप्लीकेशन, ये वाला इससे भी कनेक्ट, सब मेथड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसमें मसला क्या आएगा कि जब हम टेस्ट करने लगे, हमने एक दूसरे से कॉल तो करवा दिया, लेट सपोज मैंने इस वाले मेथड को टेस्ट किया, यूनिट टेस्ट, ये सही वर्क कर रहा था, फिर मैंने इसको टेस्ट किया, ये भी सही टेस्ट काम कर रहा था, मैंने इसको टेस्ट किया, यूनिट टेस्टिंग करते वक्त इसमें आया कुछ प्रॉब्लम, मैंने उस प्रॉब्लम को क्या किया, चेंज किया, उस कोड को रीडिफाइन किया, रिकोड किया। अब जब मैंने रिकोड किया तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, बाकी सबसे भी कनेक्टेड है। तो जो ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल्स है, मुझे उनको फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा कि इस चेंज के बाद इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर लेट सपोज मैंने इसको टेस्ट किया तो अब इसमें एरर आ रहा है, मतलब इस चेंज का एरर इसमें आया। अब मैंने इसको करेक्ट किया, इसको करेक्ट करने के बाद मैंने फिर से रिग्रेशन टेस्टिंग की, मैंने इसको दोबारा से टेस्ट कर दी, इसको भी टेस्ट किया। सो एक फेज जब हमारी एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड होती है, जिसमें सब मेथड्स आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली क्लोजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, तो जब मैं किसी एक पे चेंज करती हूँ तो उस चेंज की वजह से मुझे बाकी टेस्टेड मॉड्यूल्स को भी दोबारा से रीटेस्ट करना पड़ता है। सो दैट रीटेस्टिंग इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। मीन्स एक टेस्टेड मॉड्यूल को हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं। क्यों टेस्ट करें, क्योंकि वो बाकी और मेथड्स पे डिपेंडेंट है, उनसे कनेक्टेड है। अब जब मैं किसी एक मेथड में चेंज करूंगी तो मुझे डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि उस चेंज का इफेक्ट किसी दूसरे मेथड पे तो नहीं आया जो उससे कनेक्टेड है। एक ये चीज टेस्टिंग परस्पेक्टिव से भी, और वैसे भी जाहिर सी बात है, जब मैं किसी ये से जब सब आपस में एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है, जब मैं इसमें चेंज करूंगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस चेंज का रिफ्लेक्ट बाकी सब मेथड्स में तो नहीं जा रहा। इसीलिए tightly coupled applications are not appreciated. Best design principle is that what is the best design approach is your application should be loosely coupled, यानी कि कपलिंग कम से कम हो। मेथड के बीच में डेफिनेटली कनेक्टिविटी तो होगी, एक मेथड दूसरे को कॉल करेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि एक मेथड तमाम के तमाम सारे मेथड से कनेक्टेड हो आपस में। लूजली कपल्ड एंड हाईली cohesive, that is the best design principle। ठीक है, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन होनी चाहिए। हाईली कोहेसिव मीन्स सिंगल फंक्शनैलिटी मेथड हो, ऐसा ना हो कि एक मेथड में चार चार काम हो रहे हो। मैं लाइन ऑफ कोड की बात नहीं कर रही कि कम से कम लाइन ऑफ कोड हो, मैं ये कह रही हूँ कि एक मेथड में एक ही काम जो मेन पर्पज है वो अचीव होना चाहिए। अब चाहे आप उसके लिए 50 लाइन ऑफ कोड लिखें, 1000 लिखें, या 3 से वो काम हो रहा, लेकिन एक सिंगल एंडेड फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जिसमें एक सिंगल काम आप परफॉर्म कर रहे हैं। और लूजली कपल्ड मीन्स कनेक्टिविटी अमंग द मॉड्यूल्स कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगी, फिर उसको टेस्ट करना, उसको रीस्ट्रक्चर करना, रीडिज़ाइन करना, री इंजीनियरिंग करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और आपको बार बार अगर कोई चेंज कर रहे हैं और वो सब कनेक्टेड है तो उस चेंज का इफेक्ट आपको सब में देखना पड़ेगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ये टॉपिक क्लियर हो गया?
डिजाइन एक ये बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल है, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? लूजली कपल्ड और हाईली कोहेसिव को देखते हुए हमने रिग्रेशन टेस्टिंग भी देख ली कि व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, उसकी भी मैं डेफिनेशन यहाँ लिख लेती हूँ। जी रिग्रेशन टेस्टिंग एक दफा रिपीट करते हैं। जी, रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज testing of already tested modules due to change in any module। ठीक है, रिग्रेशन का मतलब है बार बार, और इस टेस्टिंग को हम बहुत ज्यादा हेक्टिक भी कह रहे होते हैं। हेक्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने एक मॉड्यूल को, एक मेथड को टेस्ट कर लिया है, अब उसको टेस्ट करने के बाद मैं बार बार टेस्ट कर रही हूँ, और ये बार बार टेस्टिंग इसलिए रिग्रेशन टेस्टिंग तब बहुत ज्यादा होगी जब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा टाइटली कपल होगी। जब एप्लीकेशन लूजली कपल होगी तो रिग्रेशन टेस्टिंग कम होगी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल है, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन में 3 मॉड्यूल्स है। एक मॉड्यूल ये है, एक मॉड्यूल ये है, या मैं कह रही हूँ कि लेट सपोज ज्यादा मॉड्यूल से मैं आपको कनेक्ट 4 और 5, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये वाला मेथड इसको कॉल कर रहा है, ये दोनों मेथड के बीच में कनेक्टिविटी है, ये वाला मेथड इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये 5 मेथड है मेरे पूरे सिस्टम बाउंड्री के अंदर, लेट सपोज। अब ये कनेक्ट इस तरीके से है, मैंने इसको टेस्ट कर लिया, यूनिट टेस्टिंग हो गई। फिर इसके बाद मैंने इसको टेस्ट कर दिया, दैट इज अगेन यूनिट टेस्टिंग। अब फिर इनके बीच में जो लिंक है, यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, सिर्फ उस मेथड को हम जो है, अभी आगे जाके देखेंगे कि यहाँ पे स्टब और ड्राइवर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं की, मैंने इस टेस्ट को मेथड को इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर दिया विदाउट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दिस मेथड। सिमिलरली मैंने इस मेथड को इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर लिया विदाउट कनेक्टिविटी ऑफ दिस। हम कंसीडर करें कि कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है, दोनों को इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया। अब लेट सपोज मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इस मेथड में कुछ चेंजेस करी, ठीक है, इस वाले मॉड्यूल। ये हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी यूनिट टेस्टिंग कर ली, इंडिविजुअली ये मॉड्यूल बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनको कनेक्ट करके मैंने इनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर दी, मीन्स एक दूसरे को कॉल करवाते हुए मैंने इनको टेस्ट कर दिया, वो भी सही हो गई। आगे जाके मुझे लगा कि मुझे इसमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए, मिसिंग है कुछ, तो मैंने इसमें क्या किया, आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने चेंजेस करी इस वाले मॉड्यूल में। अब क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जब मैंने इस पे चेंज किया तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस चेंज का जो इफेक्ट है वो इस मॉड्यूल पे तो नहीं आया। तो फिर मैं इस मॉड्यूल को, जाहिर सी बात है, जब इसको चेंज किया तो फिर मैं इसको दोबारा टेस्ट करूंगी। सो दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, मीन्स एक मॉड्यूल या एक मेथड जब टेस्ट हो चुका होता है, सेटिस्फाई हो गया, सही हो गया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब हम उसको दोबारा से टेस्ट कर रहे होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। और रीटेस्टिंग हमेशा हम चेंजेस करने के बाद कर रहे होते हैं, उस मेथड में भी कर रहे होते हैं जिसमें हमने चेंज किया है, और उस मेथड पे भी कर रहे होते हैं जो उस मेथड से कनेक्टेड है। तो दैट इज कॉल्ड, इसको भी मैंने दोबारा चेंज किया कि क्या इस चेंज का रिफ्लेक्ट इस पे तो नहीं आया। सो दैट इज कॉल्ड रीग्रेशन टेस्टिंग। मैंने दोबारा से इन मेथड्स को दोबारा से रीटेस्ट कर दिया। अगर इसमें एरर आया तो फिर मुझे उस एरर को ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसका रिफ्लेक्ट इस पे देखना पड़ेगा। सो रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी हेक्टिक समहाउ, और अगर टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन है तो फिर तो और भी ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, अब सिर्फ इन 2 मॉड्यूल्स को दोबारा से रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी लूजली कपल्ड एप्लीकेशन होगी उतनी रिग्रेशन टेस्टिंग कम होगी, जितनी टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन होगी रिग्रेशन टेस्टिंग उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा हेक्टिक होगी, ठीक है। फिर ये मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, इसको इंडिविजुअली यूनिट टेस्ट कर लिया, इसको इंडिविजुअली यूनिट टेस्ट कर लिया, इसको इंडिविजुअली अलग अलग टेस्ट करने के बाद फिर हमने इसको एक साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली कि आपस में कनेक्ट करने के बाद ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, आपस में कनेक्ट करने के बाद।
और फिर जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी उसके बाद अगर किसी एक में, अब लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने इस पे चेंज किया है, तो अब इसको चेंज करने के बाद मैं फिर इसको भी दोबारा से रीटेस्ट करूंगी, इसको भी करूंगी और इसको तो डेफिनेटली करूंगी। लेकिन अब देखें ये वाली एप्लीकेशन लूजली कपल्ड है, इतनी टाइटली नहीं है। अगर मैं कह रही होती कि ये इससे भी कनेक्ट है, तो इस एक चेंज करने की वजह से मुझे इसको 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 जो जो इससे कनेक्टेड है उन सबको दोबारा से रीटेस्ट करना पड़ता। इसीलिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी कम से कम रखें। एक सिंगल मेथड ज्यादा से ज्यादा एक मेथड को कॉल करे। अगर एक मेथड 50 मेथड को कॉल कर रहा है और वो 50 मेथड भी और चार चार मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसको डिजाइन करना भी, उसको टेस्ट कोड करना भी और उसको टेस्ट करना भी। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं कि हम टेस्टिंग हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, वी बिगिन बाय टेस्टिंग इन द स्मॉल एंड मूव टुवर्ड टेस्टिंग इन द लार्ज। हमेशा हम स्टार्ट किससे करते हैं? टेस्टिंग स्मॉल, मतलब स्मॉल जो मॉड्यूल है, छोटा सा मॉड्यूल मेथड है जो राइट डाउन किया, हम उससे टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग को बढ़ाते चले जाते हैं, ग्रो करते चले जाते हैं। फॉर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मीन्स स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। द मॉड्यूल कंपोनेंट इज अवर इनिशियल फोकस। अगर स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है, मीन्स सारा का सारा काम मेथड पे हो रहा है, तो हम जो सबसे छोटा मॉड्यूल होता है, हम वहाँ से हमारा फोकस होता है कि हम उन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे काम करें। जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दी स्टूडेंट की, जो है वो मेन से हमने डिफरेंट मेथड्स कॉल किए। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? वो मेथड्स हैं हमारे पास मेन से मैंने जो है वो कोर्स सम का मेथड कॉल किया, सम से परसेंटेज का और परसेंटेज से ग्रेड का। तो ये कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स इज फॉलो। हमने इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट करे और फिर उसके बाद हमने उनको इंटीग्रेट करने के बाद टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, दैट इज कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की बात करें, बिल्कुल वही डिफरेंस है। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर वो जो आपने अपने पीएफ के कोर्स प्रोजेक्ट में दिए होंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर वो जो आपने अपने ऊप के कोर्स में दिए होंगे। अब यहाँ पे पूरी प्रॉपर क्लासेस बन रही होंगी, आप ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेथड्स कॉल करे होंगे, जबकि पीएफ में ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं हो रहा था। Our focus when testing in the small changes from an individual modules to an object oriented class. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में, कन्वेंशनल या स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर में हमारा मेन फोकस क्या था? एक इंडिविजुअल मेथड। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में हमारा, हम इंडिविजुअल मॉड्यूल से निकल के हमारा फोकस किस पे होगा? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। एक क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, हम उनको टेस्ट करें। दैट encompasses attributes and operations and employees communication and collaboration. कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर पे मॉड्यूल्स पे फोकस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्लास पे फोकस कर रहे होंगे कि उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट क्या है, उन एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज देकर टेस्ट कर रहे होंगे कि अगर स्ट्रिंग है तो उसमें क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, अगर इंटीजर है तो क्या नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। फिर जितने मेथड्स हैं उन मेथड्स को आपस को टेस्ट करना कि उसमें क्या क्या इनपुट जा रहा है, कैसे वो प्रोसेस कर रहा है। सो मेन फोकस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले।